चलिए, हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। ठीक है, एक छोटा सा पोर्शन कल के लेक्चर का हमारा बाकी था, उसको बेसिक एंडिंग के साथ कवर अप करते हैं। ठीक है, चलो जितने भी लोग लेक्चर देख रहे हैं उनको क्विकली अगर मैं अभी तक का स्टोरी रिवाइज कर दूं, ठीक है, अभी तक का पूरा स्टोरी रिवाइज नहीं करेंगे। बेसिक ब्रीफिंग अगर मैं आपको अभी तक की सीरीज का दे दूं तो गुजरात हिस्ट्री हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, जिसका एंशंट का पोर्शन खत्म हो चुका है, जिसका मिडिवल का पोर्शन खत्म हो चुका है, ऐसा। ठीक है, गुजरात का मॉडर्न हिस्ट्री एज ऑफ नाउ हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, गुजरातનો अर्वाचीन કાળનો ઇતિહાસ જેને ગુજરાતીમાં આપણે કહીશું। गुजरात के मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पूरा का पूरा हिस्ट्री टाइमलाइन वाइज कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द 1600, ठीक है, जहाँ से यूरोपियन का एडवेंट चालू हुआ था इंडिया में, अलग अलग यूरोपियंस आए थे, और वहाँ से लेके 1947 जब तक हमको आज़ादी मिली तब तक गुजरात का मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पार्ट बाद में करेंगे, ऐसा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा गुजरात का मॉडर्न खत्म करेंगे। ठीक है, इसमें से जो फ्रेगमेंटेड एस्पेक्ट था, ठीक है, फ्रेगमेंटेड एज इन टूटा फूटा, कि भाई कोई इवेंट यहाँ पे हुई, कोई इवेंट यहाँ पे हुई, कोई इवेंट यहाँ पे हुई, तो वैसा एक फ्रेगमेंटेड एस्पेक्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसको बोलते हैं प्रिंसली स्टेट्स। गुजरात के मॉडर्न का ही पार्ट है। गुजरातना देशी रजवाड़ाओ जेने गुजरातीમાં કહેવાય છે તે, तो लास्ट वीक में हम लोगों ने ये गुजरात के प्रिंसली स्टेट्स कवर कर दिए थे। ठीक है, तो ये एक मेजर पोर्शन हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, 2 लेक्चर पहले हम लोगों ने चालू किया था कि भाई यूरोपियन का जो एडवेंट हुआ गुजरात में, ऐसा है। ठीक है, इंडिया में और फॉर दैट मैटर गुजरात में, तो वहाँ से हम लोगों ने कहानी पढ़ना चालू किया था कि भाई पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि भाई किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने एंट्री ली गुजरात में, कि एक मुगल्स के थ्रू ली, वो शाही फरमान, ठीक है, और दूसरी एंट्री ली पोर्टुगीज से वो बॉम्बे गए, बॉम्बे उनके हाथ में आया, तो फिर वहाँ से ब्रिटिशर्स आए। ठीक है, चलिए, मे बी थोड़ा इंटरनेट का डिसरप्शन है यहाँ पे। ठीक है, इंटरनेट का बेसिक कुछ टेक्निकल ग्लिच है, तो मे बी आपको स्ट्रीम थोड़ा रुक के या फिर टूट के दिखेगा, सॉरी फॉर दैट। आज का वैसे भी छोटा कंटेंट है, थोड़ा क्विकली ख़त्म कर लेते हैं, ऐसा। ठीक है, चलो, तो दूसरा पोर्शन हम लोगों ने यहाँ पे ख़त्म किया था कि ये पोर्टुगीज़ के थ्रू ब्रिटिशर्स ने गुजरात में कैसे एंट्री ली। ठीक है, तो हम लोगों ने ब्रिटिशर्स की गुजरात में एंट्री वाला पोर्शन ख़त्म किया था। ठीक है, ब्रिटिशर्स की गुजरात में एंट्री खत्म की, उसके बाद किस तरीके से गुजरात में ब्रिटिशर्स ने अपना अड्डा जमाया। ठीक है, उनका एक्सपांशन में पहला पोर्शन हम लोगों ने खत्म किया कि भाई किस तरीके से गायकवाड़ को कैप्चर किया और किस तरीके से पूरे के पूरे सौराष्ट्र को कैप्चर किया। ठीक है, तो ये दोनों रीजन या फिर दोनों एंटिटीज पे कैसे होल्ड जमाया ब्रिटिशर्स ने, ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, कि भाई किस तरीके से पूरे के पूरे गुजरात को इकोनॉमिकली, ठीक, और पूरे गुजरात को पॉलिटिकली, ठीक है, उन लोगों ने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया। तो ये वाला पोर्शन हम लोग देख चुके हैं, ऐसा। ठीक है, अब ये सारी कहानी की जो चर्चा हो रही है ना, ठीक है, ये जो सारी की सारी कहानी की चर्चा हो रही है वो हो रही है बिफोर 1857। ठीक है, बिफोर 1857, जो मैं आपको 2 दिन से बता रहा हूँ कि भाई 1600 के साल से यूरोपियन आए। ठीक है, यूरोपियंस में से ब्रिटिशर्स ने ओवर पावर किया, ये ब्रिटिशर्स गुजरात में घुसे। ठीक है, गुजरात में उन्होंने गायकवाड़ को हटाया काइंड ऑफ, और दूसरा हटाया सौराष्ट्र के अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स को। ठीक है, ये हटा के गुजरात का इकोनॉमी और गुजरात का पॉलिटिकल एस्पेक्ट अपने हाथ में लिया और फिर अपने हिसाब से चलाने लगे। ठीक है, अब ये ब्रिटिशर्स कौन थे? ये ब्रिटिशर्स थे बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल वैसे भी आपको 1857 तक ही देखने मिलेगा। तो यहाँ तक इन्होंने किस तरीके से कामकाज किया ना, उसका एक पोर्शन हम लोग देख चुके। ठीक है, ये फेज के भाई कहाँ किस तरीके से इन्होंने गायकवाड़ और सौराष्ट्र का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट अपने हाथ में लिया। ठीक है, दूसरा फेज जो इसमें देख रहे थे कि भाई ड्यूरिंग दिस पीरियड मतलब 1802 से लेके 1857 तक, ये टाइम पीरियड में गुजरात में अलग अलग एस्पेक्ट किस तरीके से फ्लरिश कर रहे थे, कि एजुकेशन का क्या सिनेरियो था गुजरात में, प्रेस का क्या सिनेरियो था गुजरात में,
ट्रेड का क्या सिनेरियो था, गुजरात में इंडस्ट्रीज का क्या सिनेरियो था, ठीक है। ये सारे एस्पेक्ट हम लोग एक एक करके देख चुके हैं। गुजरात का इकोनॉमिक स्टेटस कैसा था, ठीक है। इसी में से दो छोटे से ही एस्पेक्ट देखना बाकी है, ठीक है। लेक्चर लंबा हो जाता तो उस रीजन से मैंने कल करवाया नहीं था, ठीक है। उसमें से ही दो छोटे एस्पेक्ट देखने बाकी है कि भाई गुजरात में एडमिनिस्ट्रेशन दैट मीन्स वहीवट कई रीते चालता हो तो आ समयगाळा दरमियान, और दूसरा एस्पेक्ट देखना बाकी है गुजरात का सोशियो रिलीजियस एस्पेक्ट, ठीक है, कि भाई समाज व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था कई रीते चालती हती कया समयगाळा दरमियान, तो 1882 થી 1857 ना समयगाळा दरमियान। तो ये सेगमेंट अभी ये पहला पूरा फेज टाइम पीरियड का गुजरात की मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग आज खत्म कर देंगे ऐसा, ठीक है। कोई कोई कंटेंट मैंने एक ही लेक्चर में प्लान किया हुआ होता है, ठीक है, बट वो कंटेंट की डेप्थ या फिर कंटेंट की लेंथीनेस के कारण वो टूट टूट के फिर 2 या 3 लेक्चर में हो जाता है ऐसा, ठीक है। आप उसको कंप्लीट एक फेज वाइज याद रखिएगा। हाँ भाई, गुजरात का मॉडर्न हिस्ट्री बिटवीन 1600 टू 1857, या फिर सादी भाषा में अगर उसको बोले तो बिफोर 1857, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में अगर उसको बोले तो बिफोर 1857 गुजरात का हिस्ट्री कुछ इस तरीके से रहा ऐसा, ठीक है। तो ये चीज़ की बेसिकली हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं कि अब ये जो दो एस्पेक्ट बचे हुए हैं कि व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट ऑफ गुजरात बिफोर 1857 एंड व्हाट इज द सोशियो रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ गुजरात बिफोर 1857, ठीक है। आई होप लेक्चर की सीरीज में आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें कि भाई किस फ्लो में, किस डेप्थ में और कौन से एनालिटिकल एस्पेक्ट के साथ जा रही है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप कोई भी कंटेंट मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे, ठीक है, मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे उसको इन डेप्थ एनालिसिस के साथ ही पढ़ना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। ऊपर ऊपर से गो थ्रू कर लोगे तो वो आंसर में डेप्थ नहीं आएगी, फिर वो जनरल आंसर लिख के आओगे, मार्क्स भी फिर जनरली आएंगे कि जो भी 15 या 20 मार्क का क्वेश्चन है और 20-25% ऑफ मार्क्स आएंगे आपके ऐसा, ठीक है। 3-4 मार्क्स आएंगे 15 में से, 10 में से आपके कोई कोई क्वेश्चन में 1.5 या 2 जीपीएससी जो दे देता है 1 मार्क दे देता है, 0.75 मार्क्स भी दिए हुए हैं ऐसा, ठीक है। तो फिर वो जनरल मार्क्स ही रहते हैं ऐसा, ठीक है। चलो तो खत्म करते हैं ये वाला एस्पेक्ट कि भाई खत्म करते हैं ये पहला वाला एस्पेक्ट कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट क्या रहा, ठीक है। गुजरात में एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या रहा बिफोर 1857, ठीक है, बिफोर 1857। तो ये वाला एक एस्पेक्ट खत्म करते हैं ऐसा, ठीक है। ठीक है, चलिए तो गुजरात का एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट खत्म करता है बिफोर 1857। तो भाई एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर क्या था, तो एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर ये था कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है, दो तरीके से चल रहा था ये सारे के सारे रीजन में, ठीक है। कहीं कहीं पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा था, ठीक है, और कहीं कहीं पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा था ऐसा, ठीक है। अब ये सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, ठीक है, जो वैसे तो 3 अलग अलग तरीके के थे कि एक था प्रेसिडेंसी, ठीक है, दूसरा था प्रोविंसेस, ठीक है, और तीसरा था प्रिंसली स्टेट्स। तो प्रिंसली स्टेट्स में तो डायरेक्ट इंडल्ज नहीं होंगे क्योंकि वहां पर तो ब्रिटिश रेसिडेंट बिठा के रखा हुआ है, ठीक है। हाँ, पर ये प्रोविंसेस में प्रेसिडेंसी गुजरात में वैसे भी थी नहीं, एक बॉम्बे प्रोविंस प्रेसिडेंसी था, एक मद्रास था और दूसरा कलकत्ता था। तो प्रेसिडेंसी की तो गुजरात में बात नहीं आएगी। प्रिंसली स्टेट का तो हम लोगों ने देख लिया कि इसका तो एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीटली वो लोग अपने हिसाब से ही चलाएंगे, बस एक ब्रिटिश रेसिडेंट बैठेगा ऐसा, ठीक है। तो जो बात रहेगी आपकी वो मोर और लेस प्रोविंसेस की रहेगी कि भाई प्रोविंसेस में कैसे चलता था। तो प्रोविंसेस में बेसिकली ये लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थ्रू ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे कि जो भी लॉ मेकिंग प्रोसेस है वगैरह वो लेजिस्लेटिव काउंसिल वहाँ की करेगी ऐसा, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को डिस्ट्रिक्ट और तालुका में उन लोगों ने तोड़ दिया था, जो आज भी देखने को मिलता है ऐसा, ठीक है। हम लोगों ने हमारा बहुत सारा सिस्टम ब्रिटिशर्स से ही उठाया हुआ है। तो इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट और तालुका में उन लोगों ने तोड़ दिया हुआ है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट को 8 से 12 अलग अलग तालुका में तोड़ा जाता था और हर एक तालुका को 100 से 200 विलेज के ग्रुप में तोड़ा जाता था ऐसा, ठीक है। 100 से 200 विलेज के ग्रुप में तोड़ा जाता था। ये जनरल रेंज है, जरूरी नहीं कि 100 से 200 ही हो। आज के डेट में तो हम लोगों ने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है कि भाई कहाँ पहले 33 जिले थे अब 34 जिले हैं, कुछ तालुका से कुछ गाँव है वगैरह वगैरह। ये उस जमाने की बात है ऐसा, ठीक है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफिशियल्स क्या थे, तो भाई मामलतदार अपॉइंट किया जाता था क्या चीज़ के लिए, तो भाई लोकल लेवल का रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर
ठीक है। ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए मामलतदार, जो आपको आज भी दिखेगा, तो ये अपॉइंट किया जाता था। मामलतदार को असिस्ट करने के लिए ये शिरस्तादार अपॉइंट किया जाता था, ठीक है। कुछ नहीं है, मामलतदार को असिस्ट करेगा ये सारे कामकाज में ऐसा, ठीक है। एक बड़ा सा एरिया मामलतदार लेके बैठा होगा एक तालुका का, ठीक है। मामलतदार के नीचे ये शिरस्तादार रहेगा, तो ये ध्यान में रखना। और दूसरा रहेगा तलाटी, ठीक है। तो तलाटी वो भी आपको आज के लेवल पे, सॉरी आज के डेट में विलेज लेवल पे दिखता है, ठीक है। विलेज लेवल पे जो भी पंचायत सेक्रेटरी बोलते हैं जिसको, या फिर फॉर दैट मैटर तलाटी। तो ये सिमिलर सा स्ट्रक्चर आपको आज भी देखने मिलेगा जो अर्ली ब्रिटिश फेज में था, ठीक है। अर्ली ब्रिटिश फेज मतलब 1857 के पहले वाला ऐसा, ठीक है। बार बार ये ईयर ध्यान में रखिएगा कि अभी हम लोग जो भी कहानी कर रहे हैं वो पूरा का पूरा ब्रिटिश एरा नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ 1857 के पहले का ब्रिटिश एरा ही अभी हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ये कुछ बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन का एस्पेक्ट, ठीक है। उसी में अगर आगे जाके देखें तो भाई जुडिशियल एस्पेक्ट में जजेस और मैजिस्ट्रेट वगैरह भी अपॉइंट किए गए थे ऐसे, ठीक है। सिटी लेवल पे सूरत में, भरूच में, खेड़ा में वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे 1812-13 के बाद उन लोगों ने कंबाइंड पोस्ट पे जजेस और मैजिस्ट्रेट को भी अपॉइंट किए हुए थे ऐसा, ठीक है। 1829 के बाद उन लोगों ने 1829 के बाद उन लोगों ने सॉरी ये कलेक्टर के मैजिस्ट्रियल पावर और जुडिशियल पावर को कुछ ना कुछ अलग कर दिया था ऐसा, ठीक है। कुछ ना कुछ अलग कर दिया कि भाई उनकी सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आज भी है, कहीं कहीं पे आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दिखता है, कहीं कहीं पे आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दिखता है ऐसा, ठीक है। ये जब बैठेगा तब सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू का कामकाज देखेगा, और एज ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जब बैठेगा तब लॉ एंड ऑर्डर प्लस रेवेन्यू दोनों का कामकाज देखता है ऐसा, ठीक है। तो सिमिलर सा सिस्टम तब भी उन लोगों ने इस तरीके का चलाया हुआ था ऐसा, ठीक है। दोनों तरीके की कोड उन लोगों ने बनाई थी, सिविल कोड और क्रिमिनल कोड ऐसा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में है, आज के डेट में भी ऐसा ही चलता है कि सिविल कोड और क्रिमिनल कोड दोनों तरीके की कोड्स चलाई थी उन लोगों ने ऐसा, ठीक है। इसको सेशंस कोड बोलते हैं बेसिकली ऐसा है, ठीक है। दूसरा दूसरा ऐसा है कि भाई ये जो सेशंस एंड सर्किट जजेस वगैरह थे, ठीक है, रिप्लेस्ड प्रोविंशियल कोर्ट फ्रॉम 1841, ठीक है। 1841 में और कुछ चेंजेस आया था जिसकी उतनी माइक्रो लेवल पे चर्चा नहीं करनी है, ठीक है। जनरल एस्पेक्ट ध्यान में रखना कि उन लोगों ने 1857 के पहले जुडिशियल सिस्टम भी बनाई हुई थी, ठीक है। दोनों तरीके के, ठीक है, जज और मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किए जाते थे ऐसा, ठीक है। कलेक्टर की ही ये जिम्मेदारी रहती थी। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद कलेक्टर की सिविल जिम्मेदारी और मैजिस्ट्रेट वाली जिम्मेदारी उन लोगों ने अलग कर दी ऐसा, ठीक है। दोनों तरीके की कोर्ट्स बैठती थी, सिविल कोर्ट भी बैठती थी और क्रिमिनल कोर्ट्स भी बैठती थी। तो बेसिक जुडिशरी का एस्पेक्ट था ऐसा, ठीक है। वैसे भी इन जनरल जब मैं आपको सबसे लास्ट में ब्रिटिश का कॉमन एस्पेक्ट करवाऊंगा ना, तब बोलूंगा कि हाँ भाई ये कॉर्नवालिस वगैरह ने ये पुलिस सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम वगैरह लाया हुआ था ऐसा, ठीक है। तो ये जुडिशियल सिस्टम की बात है। पुलिस सिस्टम में भी ऐसा है कि पुलिस सिस्टम को 1827 के बाद थोड़ा प्रॉपरली फॉर्मलाइज किया गया था ऐसा, ठीक है। कि भाई सिर्फ मिलिट्री नहीं है, अब ये सिटी को संभालने के लिए अलग अलग जगह पे थाने और पुलिस ऑफिशियल्स को भी रखा गया है। तो ये सिस्टम को 1827 के बाद उन लोगों ने विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ऐसा, ठीक है, एकदम ग्राउंड लेवल तक पुलिस सिस्टम को फॉर्मलाइज किया हुआ था ऐसा, ठीक है। दूसरा, ये पुलिस सिस्टम को चलाने के लिए कोर्ट फंड बनाया गया था ऐसा, ठीक है। अहमदाबाद से ही वो केटर होता था, तो गुजरात में ये कोर्ट फंड बनाया गया था, ठीक है। उसके लिए कोर्ट फंड कमेटी भी बैठी थी ऐसा, ठीक है। जो भी उनका कामकाज होगा, ठीक है, जो भी कामकाज होगा पुलिस से रिलेटेड या फिर पब्लिक वेलफेयर के रिलेटेड, बी इट सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, रोड लाइटनिंग, ठीक है, पब्लिक हेल्थ वगैरह वगैरह, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट पुलिस की ट्रेनिंग, XYZ पुलिस एक्सपेंस, वो सारा का सारा ये कोर्ट फंड के पैसे से एक्सपेंस किया जाता था, ठीक है। तो ब्रीफ लेवल पे, ठीक है, बहुत बेसिक लेवल पे पुलिस सिस्टम भी इन लोगों ने बना के रखी थी ऐसा, ठीक है, 1857 के पहले, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट में इन लोगों ने कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स बना के रखे हैं कि हाँ भाई कलेक्टर है, मामलतदार है, तलाटी है वगैरह वगैरह, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट में इन लोगों ने जुडिशियल सिस्टम भी बना के रखा है। एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट में इन लोगों ने पुलिस सिस्टम भी बना के रखा है ऐसा, ठीक है। सारी की सारी सिस्टम उस टाइम पे बहुत ही बेसिक और नासेंट स्टेज पे थी ऐसा, ठीक है। नासेंट मतलब बहुत ही छोटे स्टेज पे थी, छोटे स्केल पे थी ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला एस्पेक्ट है। दूसरा, ये सारे के सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे उनके ट्रेनिंग वगैरह भी प्रॉपर ध्यान दिया जाता था ऐसा, ठीक है। इनिशियली ऐसा था कि जो भी ब्रिटिश स्ट्रक्चर में टॉप मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव की पोस्ट हुआ करती थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसर्स द्वारा भरी जाती थी और वो भी इंग्लैंड से प्रॉपर ट्रेन होकर आते थे ऐसा, ठीक है। अपर पोस्ट पे इंडियंस को तब बहुत पहले के टाइम पे अलाउड नहीं था, तो इंग्लैंड से ट्रेंड आए हुए ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा ही पोस्ट भरी जाती थी ऐसा, ठीक है। दूसरा, 1833 के बाद, ठीक है, ये 1833 चार्टर एक्ट आपको ध्यान में होगा कि 1833 के बाद 1833 के बाद उन लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है,
ब्रिटिश सिविल सर्विस की एग्जाम भी कंडक्ट करना चालू किया था, जो सिर्फ इंग्लैंड में होती थी। इसकी कहानी आप लोगों ने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये है 1833 के एक्ट में इन लोगों ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यहाँ से हटा दिया, ठीक है, कि पब्लिक सर्विस में, कि एक तो इन लोगों ने इंडियन को अलाउड किया था, ठीक है, इंडियन को अलाउड किया था, और इंडियन में भी कास्ट बाइफर्केशन पहले था, ठीक है, वो उन लोगों ने जाने दिया कि नहीं भाई कोई भी कास्ट का इंसान आके एग्जाम दे सकता है, ठीक है। हाँ, पर एक बैरियर रखा था कि इनिशियली है ना इंडियंस को सिर्फ और सिर्फ लोअर लेवल की पोस्ट के लिए रिक्रूट किया जाता था, ऐसा, ठीक है, जो इन्होंने बदलने की ट्राई भी की। लॉर्ड हार्डिंगे ने बदलने की ट्राई की कि नहीं भाई इंडियन को मिडल या फिर हायर पोस्ट तक ले जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। बट इनिशियल पॉलिसी उनकी यही थी कि जब ये नया नया सिविल सर्विस चालू हुआ था, ठीक है, ब्रिटिशर्स का, तब ये लोअर पोस्ट सिर्फ इंडियंस से भरी जाती थी, ऐसा, ठीक है। दूसरा कि भाई सेंट्रलाइजेशन एंड ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, कि भाई सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, कि पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, एक सेंट्रल एजेंसी द्वारा चलता था, विच इज कलेक्टर, ऐसा, ठीक है। कलेक्टर के ही द्वारा ही सारा का सारा रेवेन्यू, जुडिशरी और पुलिस एस्पेक्ट मैनेज किया जाता था, जो आज के डेट में भी मोर और लेस वैसा ही है, ठीक है। आज के डेट में भी मोर और लेस, पूरा का पूरा नहीं, मोर और लेस वैसा ही है कि ये तीन एस्पेक्ट का बेसिक पावर तो कलेक्टर के पास ही रहता है, रेवेन्यू, जुडिशरी और पुलिस, ऐसा, ठीक है। और उसके बाद नीचे ये मामलतदार, डेप्यूटी कलेक्टर, ये प्रांत ऑफिसर वगैरह वगैरह, ठीक है, उनमें सारी छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट दी जाती है, ठीक है। तो वर्टिकल और फिर हॉरिजॉन्टल बाइफर्केशन ऑफ वर्क प्रॉपरली यहाँ पे किया जाता था, ठीक है। बट सेंट्रलाइज्ड था, द रीजन इज कलेक्टर ही पूरा का पूरा मामला एक जिले का देखता था, ठीक है। तो एक ये था। दूसरा, लोकल लेवल पे इन लोगों ने ये सारा कामकाज चलाने के लिए म्यूनिसिपैलिटीज भी बहुत नासन स्टेज पे बनानी चालू की थी, ऐसा, ठीक है, कि ऐसी म्यूनिसिपल बॉडीज कोई मेजर टाउन जैसे कि अहमदाबाद, सूरत, नडियाद, तो ऐसा कोई मेजर टाउन में म्यूनिसिपल बॉडीज उन लोगों ने बनाई हुई थी, ऐसा, ठीक है, कि कलेक्टर तो देखेगा ये सारा, जुडिशरी देखेगा, पुलिस देखेगा, ठीक है, और दूसरा देखेगा बेसिक आपका रेवेन्यू वाला पार्ट, ऐसा, ठीक है। पर सिविक एमेनिटीज भी तो लगानी पड़ेगी, ठीक है, सिविक एमेनिटीज, ठीक है, सिविक एमेनिटीज मतलब रास्ते, सीवेज सिस्टम, पानी आ रहा है, बत्ती आ रही है, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उन सब कामकाज के लिए जैसे ये रोड मेंटेनेंस, लाइटिंग, सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ, ठीक है, ये सारे काम को फोकस करने के लिए उन लोगों ने इनिशियल लेवल पे बड़े बड़े शहरों में ये म्यूनिसिपल बॉडीज वगैरह भी बनवाई हुई थी, ऐसा, ठीक है। तो सेम मोर और लेस आज के डेट में भी वैसे ही चलता है, या तो आपके शहर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी या तो फिर नगर पालिका होगी, ठीक है। ये दो तीन स्ट्रक्चर आपको आज भी वैसे के वैसे ही मिलेंगे, ऐसा, ठीक है। पर इस रीजन से मतलब ये वाली पूरी की पूरी सिस्टम जो ब्रिटिशर्स ने लाई थी एडमिनिस्ट्रेशन की, ऐसा, ठीक है, कि भाई एक एस्पेक्ट कलेक्टर संभालता है, दूसरा एस्पेक्ट म्यूनिसिपल बॉडीज संभालती है, ठीक है। तो ये दोनों के चक्कर में हमारा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का एस्पेक्ट था वो पूरा का पूरा लॉस्ट हो गया धीरे धीरे, कि डिक्लाइन ऑफ इंडिजीनियस ऑफिसर्स, जैसे कि देसाईस वो पूरा जमीन का रेवेन्यू का कामकाज करते थे, ठीक है, पटेल्स जमीन का बाइफर्केशन, इधर उधर खेत जोतने का वगैरह काम करवाते थे, ठीक है, वाटादार वो वाटा सिस्टम हम लोगों ने किया था मिडिवल में। तो ये सारे के सारे ऑफिशियल्स, ठीक है, जो जमीन रेवेन्यू का कामकाज करते थे वो धीरे धीरे लॉस्ट हो गया, ऐसा, ठीक है। देयर जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस वर टेकन ओवर बाय कंपनी ऑफिसर्स, जो भी ब्रिटिशर्स आए उन्होंने ये सारे के सारे कामकाज अपने हाथ में ले लिया, ऐसा, ठीक है, भाई आप लोग रहने दो, अब से हम करेंगे, क्योंकि वैसे भी ये कोई फॉर्मली अपॉइंटेड नहीं थे। हाँ, ये हमारे मतलब काइंड ऑफ सोशल नॉर्म्स थे कि हाँ भाई यही लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ हमारे अनरिटन नॉर्म्स थे, ये कोई ऐसे फिक्स सिस्टम हमारी नहीं थी। तो उस रीजन से उन लोगों ने फिर हटा दिया इनको। तो ये एक काइंड ऑफ नेगेटिव बोलो तो नेगेटिव, पर ये एक इम्पैक्ट हुआ कि हमारा जो इंडिजीनियस सिस्टम था ना वो धीरे धीरे करके लॉस्ट हो गया, ऐसा, ठीक है। दूसरा, उन लोगों ने ये देसाई सिस्टम को एबोलिश कर दिया, ठीक है। देसाई बेसिकली ये अथॉरिटीज थी जो डायरेक्टली कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द पीपल, ये वाला कामकाज किया करते थे, ठीक है। तो भाई ये प्रथा धीरे धीरे करके बंद कर दिया, ऐसा, ठीक है। तो उस चक्कर में ये बहुत सारे अपोज ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में चालू हुए, नडियाद, ये फिर महुआ, ठीक है, ये महुआ है, सॉरी, महुआ, भरूच, चरोतर वगैरह वगैरह जगह पे, ठीक है, ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस चालू हो गया। भाई क्या, एक तो अच्छा खासा चल रहा था, तुम लोगों ने यहाँ से आके हटा दिया, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला जो टाइम पीरियड हम लोग कर रहे हैं ना 1802 से 1857 में, उसमें वो वाले एस्पेक्ट आप निकालते जाना। अभी से मैं क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ, ऐसा है, ठीक है। क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि यहाँ ये वाले टाइम पीरियड में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हुई, ठीक है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हुई जिसकी वजह से इनको रेजिस्टेंस झेलना पड़ा, ठीक है। रेजिस्टेंस के भाई ये क्यों चेंज करो, ये तो ठीक चल रहा था। जैसे फॉर एन एग्जांपल प्रेस में जो सपोर्ट था वो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है प्रेस में जो तुम लोगों ने चेंजेस वगैरह किए, ठीक है। पर ट्रेड में चेंज किए, इंडस्ट्रीज में चेंज किए, एजुकेशन सिस्टम में चेंज किए, वो एक्सेप्टेबल नहीं थे समाज को, ऐसा, ठीक है।
यहाँ पे भी हाँ तुम कामकाज अच्छा करो कि म्यूनिसिपल बॉडीज बना के कलेक्टर को अपॉइंट करके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ये लोकल अथॉरिटीज को जो हटा दिया, ये देसाई को, पटेल्स को, इन लोग वगैरह वगैरह को, तो वहाँ पे लोकल रेजिस्टेंस आने लगे कि नहीं भाई ये चेंजेस जो हो रहे हैं ना रिफॉर्म्स, उसके लिए हम लोग मतलब एक्सेप्टेंसी हमारी कम है या फिर एक्सेप्टेबल नहीं है ऐसा, ठीक है। तो रिजल्टेड इन कॉन्फिस्केशन ऑफ जागीर्स एंड सपरेशन ऑफ लोकल रेजिस्टेंस बाई 1840, ठीक है। तो बेसिकली इनकी जो जागीर वगैरह हुआ करती थी वो कॉन्फिस्केट कर ली, मतलब जब्त कर लिया ऐसा, ठीक है। तो एक बड़ा सा क्लास खड़ा हुआ अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स कि ये जमीन हमारी ले क्यों ली ऐसा करके, ठीक है। तो ये सारी चीजें रिप्लेस करके ब्रिटिशर्स ने अपने अपने सिस्टम ला दी, जैसे कि रयतवारी। दो तीन सिस्टम ब्रिटिशर्स लाए थे। एक परमानेंट सेटलमेंट के सिस्टम लाए थे, ठीक है। दूसरी एक सिस्टम लाए थे महलवारी, ठीक है। और तीसरी एक सिस्टम लाए थे रयतवारी, ठीक है। तो उसके अलावा इंडिगो कल्टीवेशन, छोटी मोटी और सिस्टम्स लाए थे, ठीक है। तो ये सारे के सारे सिस्टम ने हमारी लोकल इंडिजीनियस सपोर्ट सिस्टम को पूरा का पूरा इरेडिकेट कर दिया ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से एक बड़ा सा क्लास खड़ा होगा अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स कि भाई ये जो तुम रिफॉर्म्स वगैरह कर रहे हो ना उसमें मज़ा नहीं आ रहा है ऐसा, ठीक है। चलो, तो एक ये एस्पेक्ट ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि भाई रयतवारी सिस्टम ने रिप्लेस कर दिया ऐसा, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा अगर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ तो ये एक रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट, ठीक है। उसके अलावा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में ही, ठीक है, उसके अलावा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा भाई बहुत सारे मल्टीपल टैक्स इंपोज कर दिए थे लोगों पे, कुछ भी काम कर रहे हो ना टैक्स भरना पड़ेगा, जैसे कि ओपियम, गांजा, ठीक है, उस जमाने में अलाउड था। सॉल्ट, लिकर, क्लॉथ, कॉफ़ी, टी, बुक्स, मेटल, ठीक है, वगैरह वगैरह। नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अगर कामकाज कर रहे हो तो भी, ठीक है। तो नॉन एग्रीकल्चर में ट्रेडर्स, आर्टिसंस भी कुछ सुथारी काम या फिर कुछ भी लकड़े का काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी मेटल वर्क कर रहे हैं तो भी, ठीक है, यूरोपियन ट्रेडर्स को आपको टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, तो यूरोपियन ट्रेडर्स इसमें से एग्जेम्प्टेड थे ऐसा, ठीक है। उसके अलावा इवन वेजिटेबल सेलर्स, वीडियो तक ऐसा, ठीक है, हर एक लोगों पे उन्होंने किसी न किसी तरीके का बेसिक टैक्स डाला हुआ था कि अच्छा ये कर रहे हो टैक्स दो, वो कर रहे हो टैक्स दो, वीडियो हो टैक्स दो, सब्जी बेच रहे हो टैक्स दो। तो इनका टैक्सेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्रूटल या फिर इम्प्रैक्टिकल, इररेशनल, इलॉजिकल जो बोलते हैं ना वो था, ठीक है। तो हर जगह से बस टैक्स या फिर पैसा लेने की बात है ऐसा, ठीक है। तो जब ये लिखोगे ना कि भाई 1802 से लेके 1857 के बीच में, ठीक है, अगर ऐसा पूछा कि ब्रिटिशर्स का इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या रहा, ठीक है, या फिर ब्रिटिशर्स का इकोनॉमिक अप्रोच क्या रहा, तो चालू वहां से करना कि ब्रिटिशर्स ने इकोनॉमी के तौर पे पैसा लेना चालू किया स्टार्टिंग फ्रॉम द गायकवाड़, के गायकवाड़ के पास से रेवेन्यू शेयर मांगा, ठीक है। गायकवाड़ को मिलिट्री सपोर्ट दिया और मिलिट्री सपोर्ट के सामने उन्होंने उसका खर्चा मांगा, तो वहां से पैसा लेना चालू किया, ठीक है। दूसरा, वो मुलुकगिरी प्रथा को नाबूद करके एक फिक्स ट्रिब्यूट सेट करवाया और वो फिक्स ट्रिब्यूट डायरेक्टली अब पे होता था ब्रिटिशर्स को, ठीक है, या फिर उसका एक शेयर जाता था ब्रिटिशर्स को। तो अपर लेवल में भी इकोनॉमी ब्रिटिशर्स ने डिसरप्ट कर दी, पूरा पैसा अपने हाथ में ले लिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, ठीक है, वही बोला था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। और दूसरा, लोअर लेवल पे, ठीक है, मतलब रीजनल लेवल पे भी उन लोगों ने लोगों से अलग अलग तरीके का टैक्स लेके पूरा का पूरा पैसा, वेल्थ शिफ्ट कर दिया फ्रॉम इंडिया, फॉर दैट मैटर फ्रॉम गुजरात टू इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन, ठीक है। तो ये उनका दूसरा इकोनॉमिक एस्पेक्ट रहा, ठीक है। इसके अलावा इम्पैक्ट क्या रहा इनकी एडमिनिस्ट्रेशन का, तो भाई सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट ये है, कुछ नहीं भाई, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, की वजह से वैसा तो ये डेकोटी और रूरल क्राइम डिक्लाइन हुए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इतने ज़्यादा पुलिस घूम रही है तो भाई कोई अब लूटफाट करने जाएगा नहीं ऐसा, ठीक है। तो डेकोटी और रूरल क्राइम थोड़े डिक्लाइन हुए, ठीक है। लोगों को वैसे थोड़ी सेंस ऑफ सिक्योरिटी के, हाँ चलो अभी ये लूटफाट तो थोड़ी कम हुई है ऐसा, ठीक है। हाँ, पर ऐसा है कि भाई ये इंडिजिनियस अथॉरिटी थोड़ी डिससेटिस्फाइड रहेगी, यार हमारा जो था वो चला गया ऐसा, ठीक है, तो उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो ये है। और दूसरे कि भाई ब्यूरोक्रेटिक स्टेट अब बन के आने लगा ऐसा, ठीक है। पहले प्रिंसली स्टेट था, रजवाड़े हुआ करते थे कि अच्छा ये राजा का, वो राजा का, ये राजा ऐसा कर रहे हैं, वो राजा वैसे कर रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो सारा सिस्टम हटके जो लोकल अलग अलग आइडेंटिटीज या फिर वैरायटी हुआ करती थी वो सारा हटके अब एक कॉमन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का स्टेट बन के अब उभरने लगा ऐसा, ठीक है। ये जो लोकल सोशल स्ट्रक्चर था ना, अब उसका कोई कनेक्ट नहीं रहा ऐसा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंसली स्टेट में कि ये राजा वहाँ गरबा खेलने जाते थे, वहाँ पे स्पोर्ट्स खेलने जाते थे, वहाँ पे कुछ करते थे, कुछ आर्ट करते थे, कुछ कल्चर करते थे, इनको सपोर्ट करना, उनको सपोर्ट करना, तो लोगों से जो कनेक्ट बना के रखना था ना वो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स वैसे भी नहीं किए ऐसा, ठीक है। तो सोशल स्ट्रक्चर का कनेक्ट उनका छूट गया ऐसा, ठीक है। इकोनॉमिक इंपैक्ट अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं, जस्ट आगे वाले स्लाइड में मैंने आपको बता दिया कि चाहे वो अपर लेवल के
रूलर्स हो, ठीक है, चाहे वो लोअर लेवल की पब्लिक हो, ऐसा, ठीक है। तो कोई भी स्ट्राटा सोसाइटी का उन्होंने नहीं छोड़ा, फ्रॉम द रूलर्स टू सिविलियंस, हर एक जगह से पैसा एंटरने की उन लोगों ने बात की। तो एक ये है कि प्राइवेटाइज रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन फ्रॉम पीपल, ये क्रूअल काइंड ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट रहा, ठीक है। तो ये सेगमेंट ध्यान में रखना ब्रिटिशर्स का, ठीक है। कब ब्रिटिशर्स के नाम पे अभी वापस से मैं बोल दे रहा हूँ, समझना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 के बाद ही आपका क्राउन रूल चालू हुआ था, ठीक है। इसके बाद ही आपका क्राउन रूल चालू हुआ था, इसके पहले कंपनी रूल हुआ करता था, ऐसा, ठीक है। इसके पहले आपका कंपनी रूल हुआ करता था। तो ये कंपनी ब्रिटिशर्स मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसा है, ठीक है। तो उनका इस तरीके का कुछ अप्रोच रहा, बी इट एजुकेशन, बी इट प्रेस, बी इट सोशल स्ट्रक्चर, बी इट मतलब सोशल बाकी है, ठीक है, बी इट एडमिनिस्ट्रेशन, बी इट इकोनॉमी, बी इट आपका ट्रेड, बी इट आपका ट्रांसपोर्टेशन, या फिर आपका इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये सारे एस्पेक्ट हम लोगों ने डिटेल में देखे हुए हैं। लास्ट एस्पेक्ट देख लेते हैं कि भाई सोशियो रिलीजियस, ठीक है, समाज व्यवस्था અને धार्मिक सुधाराना कार्यक्रमમાં શું થયું હતું। तो सोशियो रिलीजियस का एस्पेक्ट का सिनेरियो कुछ ऐसा है बिफोर 1857 कि भाई सोशियो रिलीजियस जो वेल्थ हमारा था, ठीक है, बहुत अलग अलग डाइवर्स कल्चर दिख रहा था और हर एक धर्म को आराम से जीने दिया जा रहा था, ठीक है। तो ये धीरे 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 आपको ऑब्वियसली डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा, क्योंकि अब कोई आर्ट को प्रमोट नहीं कर रहा, कोई कल्चर को प्रमोट नहीं कर रहा, ठीक है, अलग कोई धर्म का कुछ कामकाज चल रहा है, उसको सबके पास से सिर्फ पैसा लेने की तो बात है। तो ये वैरायटी या फिर ये डाइवर्सिटी आपको डिक्लाइन होती हुई दिखेगी, ऐसा, ठीक है। ये डिक्लाइन होने लगी, राजा का सपोर्ट छूटा, तो उस रीजन से इधर उधर के सोशल इविल चालू होने लगे, जैसे कि सुपरस्टिशन, ठीक है, अंधश्रद्धा જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય છે તે। तो सुपरस्टिशन, कोर आइडियल वर्शिप, ठीक है, रिचुअलिस्टिक ऑर्थोडॉक्सी कि हाँ भाई अब मंदिर में जाकर पूजा पाठ ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा क्योंकि वो फेयर्स एंड फेस्टिवल्स के साथ जो कनेक्टेड था हमारा रिलीजियस, वो टूट गया, ऐसा, ठीक है। तो त्योहारों के साथ सेरेमनीज के साथ कनेक्टेड था कल्चर, वो टूट गया। तो काइंड ऑफ ऑर्थोडॉक्स माहौल यहाँ पे बन गया, सुपरस्टिशंस बनने लगे, सोशल इविल राइज किए, जैसे सती प्रथा, फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब बाળકીને दूध पीती कर देवी गुजरातीમાં જેને કહેવાય છે, अनटचेबिलिटी, कास्ट ऑपरेशन, ठीक है, चाइल्ड मैरिज और स्लेवरी, ये सारे सोशल इविल सोसाइटी में धीरे धीरे राइज हुए, ऐसा, ठीक है। तो एक ये ध्यान में रखना, क्यों राइज हुए, क्योंकि अब पॉलिटिकल वैक्यूम है। पॉलिटिकल वैक्यूम है क्या, पहले तो मुगल्स थे, तो चलो भाई इस्लामिक कल्चर को इम्पोज कर रहे थे, तो इस्लामिक कल्चर तो दिख रहा था, ठीक है। उसके बाद मराठा है, तो उन्होंने मे भी महाराष्ट्र या फिर मराठी कल्चर इम्पोज किया, तो भाई वो तो दिख रहा था। उसके पहले कुछ एंशंट इंडिया में जो अलग अलग रूलर थे, उन्होंने हर एक तरीके के कल्चर को प्रमोट किया। इनके बाद जब प्रिंसली स्टेट्स आए, तो उन्होंने भी हर एक तरीके के कल्चर को एडॉप्ट और प्रमोट किया। अब ये कोई एक सिंगल ऑथोरिटी होनी चाहिए, कोई एक पर्टिकुलर धर्म को भी इम्पोज करने के लिए या फिर हर एक धर्म को एक्सेप्ट करके प्रमोट करने के लिए, ठीक है, कोई एक सिंगल ऑथोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने एज अ सिंगल ऑथोरिटी सिर्फ इसी पे ध्यान दिया, ठीक है, कोई कल्चर पे ध्यान नहीं दिया। तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल वैक्यूम, ठीक है, सोशल एस्पेक्ट में पॉलिटिकल वैक्यूम होने के कारण ये सारे मामले उठना जायज़ है, ठीक है, ये सारे मामले उठना जायज़ है कि अब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है कि वो धर्म में क्या हो रहा है, वो कल्चर में क्या हो रहा है, वो फेयर में क्या हो रहा है, वो फेस्टिवल में क्या हो रहा है, कोई ध्यान नहीं देगा। तो ऑब्वियसली सारे सोशल इविल धीरे 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 राइज करेंगे, ऐसा, ठीक है। तो हाँ, लेटर स्टेज पे ब्रिटिशर्स की भी इस पर नज़र गई, ठीक है, पर ब्रिटिशर्स की नज़र गई उसके पहले ऑलरेडी 2-3 अलग अलग तरीके से ये सोशल और रिलीजियस मूवमेंट चालू हो चुकी है कि नहीं भाई ये समाज को सुधारने का काम तो किसी को तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे 2-3 अलग अलग सोशल मूवमेंट चालू हुई थी। तो फर्स्ट इज स्वामीनारायण मूवमेंट, ठीक है, फाउंडेड बाय सहजानंद स्वामी। अब इसमें तो मुझे सही में कुछ समझने की भी जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया कि भाई व्हाट इज द स्वामीनारायण सेक्ट ऑफ हिंदू धर्म, ठीक है। तो ये सहजानंद स्वामी ने स्वामीनारायण मूवमेंट चालू की थी, ठीक है, कि लोगों का एथिकल प्यूरिफिकेशन, कि भाई क्या सोशल इविल पाल के बैठे हो, ठीक है, कि भाई बच्ची नहीं चाहिए, ये वो सोशल इविल, कास्ट का सेग्रीगेशन, फ्रेगमेंटेशन नहीं भाई, एथिकली थोड़े अपलिफ्ट हो, ठीक है, भक्ति, सिंप्लिसिटी, सोशल इक्वालिटी। तो ये सारे कोर के बेसिस पे स्वामीनारायण मूवमेंट चालू हुई तब के ज़माने में, ठीक है, कब, बिफोर 1857, ठीक है। तो एक ये एस्पेक्ट, इससे उन्होंने ट्रांसफॉर्मेटिव सोशल इम्पैक्ट लाना चाहा, ठीक है, समाज में। अब ये क्या लाना चाहा वो ऑब्वियसली आपको पता है, ऐसा, ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके के सोशल वर्क के थ्रू, ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके के सोशल वर्क के थ्रू, कि जैसे धर्मशाला बनाना, तालाब वगैरह बनाना, कुएं बनाना, ठीक है, सॉबरिटी को प्रमोट करना, मोरालिटी को प्रमोट करना, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के साथ उन्होंने सोसाइटी को अपलिफ्ट करने की ट्राई की, ऐसा, ठीक है।
इसकी इंस्टीट्यूशनल लेगेसी, ठीक है, तो वो आपको पता है कि भाई स्वामीनारायण सेक्ट गेंड अ रॉयल एंड पब्लिक सपोर्ट, ऑब्वियसली उनको मिला ऐसा, ठीक है। तो एक ये चीज़ है, बहुत सारी जगह पे इसको आपको फ्लरिश होता हुआ दिखेगा, जैसे अहमदाबाद में, गोधरा में, वड़ताल, ठीक है, वड़ताल इज अ हब फॉर स्वामीनारायण, सूरत, अलग अलग जगह पे ये सेक्ट धीरे धीरे उभर के आया। समाज के, ठीक है, सोसाइटी के ये सारे इविल एस्पेक्ट को अपलिफ्ट करना या फिर उसको हटाना, इराडिकेट करना चालू किया। तो एक ये सोशल या फिर रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट रही, ठीक है। अभी ये सोशियो रिलीजियस मूवमेंट सिर्फ एक ही एस्पेक्ट में पड़ रहा है कि 1857 के पहले क्या हुआ था। वैसे तो पूरा का पूरा टाइम पीरियड देखेंगे ना तो बहुत सारी अलग अलग तरीके के सोशल रिलीजियस मूवमेंट हुई थी, वो भक्ति, सूफी वगैरह वगैरह। अभी सिर्फ बिफोर 1857 वाली देख रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी ऐसी मूवमेंट हुई थी मानव धर्म सभा, ठीक है, मानव धर्म सभा 1844 में, ठीक है, 1844 में दुर्गादास मेहता ने ये चालू की थी, ठीक है, मानव धर्म सभा नाम से आराम से गैस कर सकते हो। उनके क्या कोर एस्पेक्ट थे, तो पहला एस्पेक्ट था मोनोथिज्म मतलब एक ही भगवान है उसमें मानना है, ऐसे है मोनो इज अ सिंगल, मोनोलिथ, मोनो स्ट्रक्चर, तो मोनो इज अ सिंगल कि एक ही भगवान है उसी में मानना है ऐसा, ठीक है, कोई अलग अलग भगवान, कोई अलग अलग धर्म नहीं, बस एक ही भगवान है उन्हीं को पूजना है ऐसा, ठीक है। दूसरा ह्यूमनिज्म ओवर कास्टिज्म कि भाई कास्ट का भेदभाव तुम छोड़ो, सबके सब तो इंसान है, तो इसको प्रमोट करो, ठीक है। दूसरा मॉरालिटी बेस्ड ऑन कंसाइंस, ठीक है, नॉट स्क्रिप्चुअल डॉगमा, ठीक है, जो लिखा गया है, जो ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स है उसके बेसिस पे नहीं, ठीक है, आप जो मन में फील करते हो आप, ठीक है, आपका झुकाव, आपका बिलीफ, आपका आइडियोलॉजी किस तरफ है उसके बेसिस पे, ठीक है, मॉरलिटी को प्रमोट किया गया ऐसा, ठीक है। दूसरा सोशल जस्टिस सोसाइटी में लाने की बात की उन्होंने, कैसे भाई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इसको हटाओ, अनटचेबिलिटी इसको हटाओ, सिर्फ आइडल वर्शिप इसको हटाओ, ठीक है, वीडियो ऑपरेशन इसको हटाओ। तो ये सारे सोशल इविल को कर्ब करना चालू किया। किसको प्रमोट किया? यूनिवर्सल इक्वालिटी, सब सेम है भाई, कोई धर्म नहीं, कोई कास्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, सब सेम है, ठीक है। विडो रीमैरिज कि भाई जिंदगी जीनी है वो औरत को भी, तो दूसरा चांस होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन, तो ये सारे कोर एस्पेक्ट पे ध्यान दिया ये मानव धर्म सभा ने ऐसा, ठीक है। कौन कौन उसका की लीडर रहा था? तो जैसे ये दुर्गादास मेहता ने चालू किया हुआ था, ये दिनमणि शंकर, ये इनका भी नाम सुना होगा, ठीक है। ये दड़ोभा और दामोदर दास, ये कुछ 4-5 उसके क्या बोलते प्रमोटर्स थे ऐसा, ठीक है, प्रमोटर्स थे। इन्होंने ये एस्ट्रोलॉजी इधर उधर का मतलब फॉल्स एस्ट्रोलॉजी, विच क्राफ्ट, सुपरस्टिशन, अंधश्रद्धा, उन सबको गुजरात से हटाने का काम किया ऐसा, ठीक है। तो दूसरा सोशियो रिलीजियस मूवमेंट आपका कुछ ये हुआ था, ठीक है। और तीसरा सोशियो रिलीजियस मूवमेंट आपका हुआ था परमहंस सभा, ठीक है। ये बेसिकली चालू हुआ था बॉम्बे से, रामकृष्ण परमहंस या फिर रामकृष्ण सोसाइटी आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये परमहंस सभा चालू हुआ था, ठीक है। ये भी डड़ोभा पांडुरंग ने कुछ एस्टेब्लिश किया था ऐसा, ठीक है। इनका भी वही है कि भाई रैशनल एथिक्स पे बात करनी है, सोशल इक्वालिटी पे बात करनी है, ठीक है। जो भी रिलीजियस टेक्स्ट, डिवाइन या फिर आइडल वर्शिप, वो सारी चीज़ों को अपोज करना है, ठीक है। जो भी ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस टेक्स्ट है, ठीक है, उन सबको रिजेक्ट करना है, ठीक है। कुछ नहीं, इरेडिकेशन ऑफ कास्ट अलग अलग नहीं होनी चाहिए, रिजेक्शन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट एज ए डिवाइन की, वही सिर्फ जो लिखा हुआ है वही सच है, नहीं भाई। सो रैशनल एथिक्स, रैशनलिटी, लॉजिकल टर्म्स पे बात करो और सोशल इक्वालिटी, ठीक है। तो ये कुछ तीसरा सोशियो रिलीजियस मूवमेंट आपका हुआ था कब? बिफोर 1857, ठीक है। तो पब्लिक की तरफ से, ठीक है, पब्लिक की तरफ से या फिर सोसाइटी या फिर समाज की तरफ से ये 3 अलग अलग मूवमेंट आपको देखने मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ हेल्प ये गवर्नमेंट ने, मतलब ब्रिटिशर्स ने भी की थी। ब्रिटिशर्स ने मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी कुछ ना कुछ हेल्प की थी ये सोशल इविल को हटाने में ऐसा, ठीक है। तो जो भी अच्छी बात है, ठीक है, जो भी अच्छी बात है कि जैसे सती एबोलिशन का एक्ट पास करवाया था इन्होंने, ठीक है, कि बैंड बाय गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। तो भाई विलियम बेंटिक ये नाम जानते ही हो कि इन्होंने सती प्रथा बंद करवाई थी, लॉ पास करा के ऐसा, ठीक है। तो अच्छा है, ये लैंडमार्क स्टेप, वेरी फर्स्ट लैंडमार्क स्टेप ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन वुमन राइट्स, ठीक है, अपहोल्डिंग वुमन राइट्स। तो इस पे उन्होंने भी काम किया, ठीक है, वुमन राइट्स पे, ठीक है। दूसरा फीमेल इन्फेंटिसाइड, कि भाई जैसे ही बच्ची जन्मती है तो उसको वो दूध के बर्तन में डुबा के मार देते हैं, ठीक है। तो फीमेल इन्फेंटिसाइड, तो ये कुछ सेक्ट में, ठीक है, ये वाला प्रथा काफ़ी डोमिनेंट था। तो ये वॉकर ने, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने, वैसे देशाजी ने कच्छ में, ठीक है, गणपतराव गायकवाड़ ने गायकवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, फिर कलेक्टर वेब, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह पे ये वाली प्रथा को फोर्सफुली बंद करवाया, ठीक है, कि नहीं भाई फीमेल इन्फेंटिसाइड नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है। उसके अलावा एक और रिफॉर्मेटिव स्टेप क्या लिया गया कि भाई मेहताजीस करके पोस्ट बनाई गई और मेहताजीस को काम सौंपा गया कि जितना भी बर्थ और डेथ होता है ना, काउंट करो तो हमको पता चलेगा, ठीक है, कि भाई आज के दिन में अगर 5 बर्थ हुआ है ना, ठीक है, तो इंस्पेक्शन करेंगे 10 हफ्ते 10 दिन बाद के ये 5 लोग कहाँ है ऐसा, ठीक है। तो पता चलेगा कि हाँ भाई ये वाली प्रथा कोई अब फॉलो नहीं कर रहा, वॉट एवर बीट जो भी है।
तो गवर्नमेंट ने भी इस पे काम किया था। दूसरा एंटी स्लेवरी मेजर, ठीक है, स्लेव मतलब वही फोर्स्ड बेगार जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो बड़ी जबरदस्ती काम करा हो, गुजराती में जिन्हें कहते तो स्लेव, ठीक है, तो स्लेव ट्रेड को एबलिश किया ब्रिटिशर्स ने 1833 में, उसका भी लॉ पास करा के, ठीक है, ये इन सब ने वापस से अपने अपने स्टेट या फिर अपने अपने प्रिंसेस स्टेट में स्लेवरी को बैन करने में या फिर हटाने में ध्यान दिया। तो स्लेवरी को हटाने में भी ब्रिटिशर्स ने काम किया। दूसरा विडो रीमैरिज के लिए भी एक्ट पास किया, ठीक है, इनहेरिटेंस जो भी संपत्ति वगैरह है वो उसको मिले, उस पर भी उन लोगों ने काम किया ऐसा, ठीक है। तो ये विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था 1857-56 में, जस्ट पहले पहले, ठीक है, कि भाई विडोज़ को भी एज अ वुमन एज अ ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए ऐसा, ठीक है, उनको जो भी वट एवर बी इट। तो इस पे भी काम किया, ठीक है, लीगल क्लैरिटी लोगों को दी कि हाँ भाई लीगली ये पॉसिबल है ऐसा करके, ठीक है। दूसरा चाइल्ड मैरिज, ठीक है, तो चाइल्ड मैरिज को हटाने का काम किया कि भाई 12 साल की एज से कम भाई बच्चे का ब्याह नहीं करा सकते ऐसा, ठीक है। आज एज अलग है पर तब उन लोगों ने 12 साल की एज रखी थी ऐसा, ठीक है। दूसरा, ठीक है, दूसरा इसमें एक छोटा सा लेवरेज ये भी रखा था कि अगर करा दिया हो आप लोगों ने इससे पहले ही चाइल्ड मैरिज, तो ऐसा है कि भाई लड़की को गुणा तक, ठीक है, गुणा मतलब जब वो क्या बोलता है 12 से 14 साल की एज में, ठीक है, वो फर्टिलिटी एज में जब तक ना आए ऐसा, ठीक है, मैच्योर एज में जब तक ना आए तब तक उसको ससुराल ना भेजा जाए, ठीक है, अगर चाइल्ड मैरिज करा भी दिया है तो ये वाले कुछ ना कुछ लेवरेज भी उन्होंने रखा है ऐसा, ठीक है। तो ये सारे बहुत अलग अलग तरीके के सोशल रिफॉर्म्स भी उन लोगों ने ब्रिटिशर्स ने किए थे ऐसा, ठीक है। तो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट में पब्लिक के द्वारा या फिर सोसाइटी के द्वारा भी कुछ कुछ मूवमेंट चालू हुई थी और कुछ कुछ मूवमेंट ब्रिटिशर्स या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भी चालू हुई थी, ठीक है। तो ये कलेक्टिवली दोनों को याद रखना कि वो 3 सभा समिति वगैरह बना था और ये 5-7 एक्ट इन्होंने भी पास किए थे। तो ऐसा करके पूरा समाज को सुधारने का कामकाज 57 के पहले किया गया था। क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो इम्पैक्ट समाज पे ये पड़ा, सोसाइटी पे, कि भाई ट्राइबल पैसिफिकेशन, ठीक है, जो ट्राइबल में जो अलग अलग प्रॉब्लम्स चल रहे थे, अलग अलग सोशल इविल चल रहे थे, वो थोड़े पैसिफाई, थोड़े शांत हुए इनिशियल लेवल पे ऐसा, ठीक है। मोरालिटी, ठीक है, इंप्रूव हुई समाज में, कहा भाई अच्छा व्यवहार, अच्छा बर्तन, ठीक है, वो प्रमोट हुआ। दूसरा राइज इन सोशल अवेयरनेस, ठीक है, लोग अवेयर हुए कि नहीं भाई बराबर है कि भाई मार क्यों देना है बच्ची को, ठीक है, ये क्यों करना है, बचपन में ही क्यों ब्याह कर देना है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो भाई समाज अवेयर हुआ धीरे धीरे इन सब चीज़ों को लेकर, ठीक है। वीडियो राइट्स को लेकर लोगों ने बात करना चालू किया, सती प्रथा को लोगों ने डिस्करेज करना चालू किया। ऐसा तो थोड़ी कि भाई मार देना लड़की को अगर पति मर जाए तो नहीं भाई, ये सब चीज़ों पे लोगों की बेसिकली आंख खोली गई, हाँ भाई क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो समाज पे काइंड ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा, साथ साथ में समाज पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहा कि जो भी ऑर्थोडॉक्स विचारधारा के लोग अभी भी थे, ठीक है, कि नहीं भाई यही हमारा समाज है, यही हमारा समाज का सिद्धांत है, यही नॉर्म है, सोशल नॉर्म है। तो वो वाले लोगों ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में मोर्चा खोला कि तुम लोग हमारी प्रथा में क्यों इंटरफियर कर रहे हो ऐसा करके, ठीक है। तो इसका काइंड ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ था कि लोगों को हर एक चीज़ एक्सेप्ट नहीं थी ऐसा है, ठीक है, कि भाई भले गुड पर्पज से ये सारी चीज़ करी जा रही थी पर लोगों को हर एक चीज़ एक्सेप्टेबल यहाँ पे नहीं थी। तो वो वाला क्लैन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में भी उठा हुआ था तब ऐसा, ठीक है। गवर्नेंस में क्या इम्पैक्ट आया, ठीक है, तो गवर्नेंस में इम्पैक्ट ये आया कि ये सारी की सारी प्रथा पे ब्रिटिशर्स ने प्रॉपरली लॉ या फिर एक्ट बना के उसको फॉर्मल वे में, ठीक है, उसको फॉर्मल वे में या तो प्रमोट करना या तो फिर इरेडिकेट करना चालू किया था ऐसा, ठीक है। दैट मीन्स हर एक तरीके का लीगल बैकिंग दिया हुआ था ये सोशल रिफॉर्म्स को कि हाँ भाई विडो रीमैरिज तो भाई एक्ट बनाओ, चाइल्ड मैरिज तो भाई एक्ट बनाओ, ठीक है, ये तो एक्ट बनाओ। तो भाई प्रॉपर तरीके का एक लीगल बैकअप सिस्टम ब्रिटिशर्स ने दिया हुआ था, ठीक है, ताकि लोग फोर्सफुली वो कायदे कानून के डर में, ठीक है, वो चीज़ को माने, ठीक है, कायदे कानून के डर के चक्कर में वो चीज़ को माने। तो एक ये एस्पेक्ट है, ठीक है। जस्ट सेकंड, ठीक ठाक चल रहा है भाई लेक्चर। मे बी नेट का कुछ डिस्ट्रप्शन है, एक बार चेक कर लेते हैं ठीक चल रहा है। ठीक है चलो, आई होप कि ठीक चल रहा होगा।
ठीक है, चलो आई होप कि ठीक चल रहा होगा, मुझे भी नहीं ध्यान है लेक्चर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है ऐसा, ठीक है, नेट का कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट जाते हैं कि भाई फ्यूचर मूवमेंट पे। तो फ्यूचर में ऐसा है कि भाई लोकल इंटेलेक्चुअल क्लास का राइज यहाँ पे हुआ ऐसा, ठीक है, कि भाई ये महिपत राम, कवि नर्मद, नारोजी, ठीक है, गांधी जी, तो उन सबको ये सारे चीज़ों से सीखना मिला कि देखो भाई कि सोशल इवेल है उसको हटाना ज़रूरी है, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों में जो ब्रिटिश ने किया वो ठीक नहीं था, वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। तो एक इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ पीपल समाज में बन के आपका रेडी हुआ, ठीक है। तो बस यहाँ तक का छोटा सा कंटेंट आपका था, ठीक है, यहाँ तक का छोटा सा कंटेंट था कि जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि भाई बिफोर 1857 क्या चीज़ें चल रही थी समाज में ऐसा, ठीक है। तो बिफोर 1857 दो तीन फेज़ में हम लोगों ने काम किया कि भाई किस तरीके से ब्रिटिशर्स की एंट्री हुई समाज में, ठीक है, किस तरीके से ब्रिटिशर्स की एंट्री हुई, ठीक है। दूसरा, एंट्री के बाद किस तरीके से ब्रिटिशर्स का एक्सपेंशन हुआ इन गायकवाड़ वाला सिस्टम और इन सौराष्ट्र, ठीक है, ये रहा। और ये पूरे टाइम पीरियड का, ठीक है, ये पूरे के पूरे टाइम पीरियड का क्या इम्पैक्ट रहा, ठीक है। इम्पैक्ट हम लोगों ने देख लिया कि एजुकेशन या फिर इम्पैक्ट या फिर क्या स्टेटस रहा अलग अलग चीज़ों का, ठीक है, अलग अलग चीज़ों का क्या स्टेटस रहा, एजुकेशन, सोशल, रिलीजियस, इंडस्ट्रीज, ट्रेड, इकोनॉमिक्स, एक्सेट्रा 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 ऐसा, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने गुजरात की मॉडर्न हिस्ट्री के दो एस्पेक्ट खत्म कर लिए। ये पहला एस्पेक्ट ये बिफोर 1857 वाला, और दूसरा प्रिंसली स्टेट्स, गुजरात में देशी रजवाड़ा हो, ठीक है। तो ये दो एस्पेक्ट हम लोगों ने सक्सेसफुली खत्म कर दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग थर्ड फेज इसका कि भाई 1857 के रिवोल्ट में क्या हुआ था ऐसा, ठीक है। तो इसके पहले इसका प्री स्टोरी भी बांध दूंगा कि भाई क्यों रिवोल्ट हुआ, और उसके बाद पोस्ट कि भाई इसका क्या इम्पैक्ट सोसाइटी पे रहा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 1857 के रिवोल्ट वाला एस्पेक्ट खत्म कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा, ठीक है। ये वाले पीपीटी में मैंने लास्ट में ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह जुड़े हुए हैं, आप लोग अपने एंड पे इसको आराम से देख लीजिएगा, काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे जुड़े हुए हैं ऐसा, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच एज ऑफ नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ये नेक्स्ट थर्ड फेज के साथ गुजरात मॉडर्न हिस्ट्री के, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।